हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी का लड्डा। माई सेल्फ कल्पना मिश्रा एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड सर्कुलेशन। दिस इज अ न्यू चैप्टर एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो बॉडी फ्लूइड में कौन कौन से बॉडी फ्लूइड होंगे एंड ब्लड का सर्कुलेशन किस टाइप से होगा, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, एनाटॉमी क्या होगी, फंक्शन किस तरह से करेंगे, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे से उन्हें प्रॉपर वे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हम बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, बॉडी फ्लूइड, सबसे ज्यादा बॉडी में क्या फ्लूइड की तरह क्या बहता है? ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे हम ह्यूमन ब्लड की बात करने जा रहे हैं। तो ह्यूमन का जो ब्लड होता है, पहले तो मैं बता दूं, बॉडी फ्लूइड या सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमंस में होता है वो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है नॉर्मल एनिमल किंगडम में कितने टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? दो टाइप का। कौन कौन सा? वन इज ओपन, जिसमें क्या होता है, कोई भी आर्टरी, वेन, कैपिलरी नहीं होंगी, ब्लड जो है बॉडी कैविटी में ही फिल्ड रहेगा और ऑर्गन उसमें सबमर्ज्ड रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये कैसा होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और किसमें होता है? ऑर्थ्रोपोडा, जो इंसेक्ट्स का फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा, उसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ब्लड किसी भी क्लोज्ड सिस्टम यानी कि वेन, कैपिलरी एंड आर्टरीज में नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमंस का ब्लड होता है वो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी क्लोज सिस्टम के अंदर बहता है। हार्ट, आर्टरी, वेन, कैपिलरी ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसके बाहर ब्लड नहीं होता है। ठीक है, इन्हीं के अंदर ब्लड फ्लो होता है। तो इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलेंगे? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ह्यूमंस या जितने भी तुम्हारे वर्टिब्रेट्स हैं इनमें होता है। ठीक है, अब हम ब्लड के बारे में देख लेते हैं। ह्यूमन का ब्लड कैसा होता है? ह्यूमन का ब्लड जो होता है स्लाइटली बेसिक होता है नेचर में, एल्कलाइन होता है नेचर में। ठीक है, स्लाइटली बेसिक होता है। कितना होता है इसका? pH 7.4। pH वगैरह आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा, है ना? एल्कलाइन होता है ये। न्यूट्रल कितना होता है? न्यूट्रल होता है 7। ठीक है, 7 से अगर कम है तो एसिडिक होगा, 7 से अगर ज्यादा है तो बेसिक होगा नेचर में, एल्कलाइन होगा नेचर में। ठीक है, ये कितना है? 7.4 है, यानी स्लाइटली एल्कलाइन है। ठीक है, ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी। ठीक है, लॉजी जहां भी लगा होता है उसका मीनिंग क्या होता है? टू स्टडी। ठीक है, स्टडी करने के लिए लॉजी वर्ड लगा होता है। बायोलॉजी, जूलॉजी। ठीक है, हिमेटोलॉजी, हिमेटो मीन्स होता है ब्लड। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड इज हिमेटोलॉजी। और ब्लड किस ओरिजिन का होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स क्या हो गया? जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, मीजोडर्म, एक्सोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, उनसे अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स वो सब बनते हैं। ठीक है, तो उसमें से ब्लड जो है वो मीजोडर्म से बनता है। ठीक है, तो ब्लड कैसा हो गया? मीजोडर्मल इन ओरिजिन हो गया। ठीक है, ओरिजिन में कैसा होता है? मीजोडर्मल होता है, मीजोडर्म से बना होता है। ठीक है, इन 3 जर्म लेयर में से किसी न किसी जर्म लेयर से बना है। वो कौन सी जर्म लेयर है? मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्मल ओरिजिन का है। ठीक है, ह्यूमन ब्लड में और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। ह्यूमन ब्लड में जो इसका रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से ब्लड किस कलर का दिखता है? रेड कलर का दिखता है हीमोग्लोबिन की वजह से। और
नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लड के और कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, डिटेल में हम सारे करेंगे। तो आगे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ ब्लड, अब इनको हम इसके आगे डिटेल में करना स्टार्ट करेंगे। ब्लड में कौन कौन से पार्ट्स हैं, मेजरली 2 पार्ट हैं, सॉलिड पार्ट एंड लिक्विड पार्ट। ठीक है, सॉलिड पार्ट क्या है, सॉलिड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हीमोक्रिट। ठीक है, इस हीमोक्रिट में क्या क्या आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, सॉलिड पार्ट में क्या क्या आ रहा है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसूल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसूल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, कौन सा है ब्लड का, लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट में क्या आता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा लिक्विड होता है, इसमें 92% वाटर होता है। वाटर को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। बचा हुआ जो 8 to 9% पार्ट है, ठीक है, वो होता है तुम्हारा क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलाइड्स। ठीक है, कोलाइड्स क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। एक्चुअली इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो कोलाइडल स्टेज में रहती हैं, इसलिए हम इन्हें कोलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, 92% वाटर, क्रिस्टलॉइड एंड कोलाइड्स। ठीक है, प्लाज्मा कितना पार्ट है ब्लड का, 55% पार्ट है ब्लड का। तो फिर सॉलिड पार्ट कितना बचा ब्लड में, सॉलिड पार्ट कितना, 100 से माइनस कर लो, 55% है तो ये कितना हो गया, 45%। ठीक है, सॉलिड पार्ट और हीमोक्रिट वाला पार्ट कितना है, 45%। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले प्लाज्मा कर लेंगे हम। प्लाज्मा, प्लाज्मा कैसा होता है, येलोइश इन कलर होता है, थोड़ा सा येलोइश और व्हाइटिश होता है। वैसे तो येलो बहुत स्लाइटली येलो होता है, बिल्कुल पेल येलो कलर होता है। ठीक है, बेसिक होता है नेचर में, अभी मैंने बता दिया था बेसिक होता है। बेसिक क्यों होता है ब्लड, ये हम आगे देखेंगे, इसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये बेसिक होता है। ठीक है, नॉन लिविंग, इंटरसेलुलर, मैट्रिक्स और ग्राउंड फ्लूइड होता है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, हमने 3 पार्ट्स देखे थे प्लाज्मा में, 92% ऑफ वाटर, देन कोलाइड्स, कोलाइड्स में क्या थी, प्रोटीन्स थी, और थर्ड पार्ट हमने कौन सा देखा था, क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड क्या थे, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे थे, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारा एब्सॉर्ब होके कहाँ जा रहा था, हमारे ब्लड में जा रहा था। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट वाला पार्ट भी हमारा ब्लड में ही रहता है, जिनको हम जो क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं उन्हें। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, 1 इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन मोस्ट ऑफ द पार्ट बनाता है प्लाज्मा का, प्लाज्मा प्रोटीन का। जो 8 to 9% प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, उसका मैक्सिमम पार्ट बनाता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ बनती है, लीवर में फॉर्म होती है, और ये क्या करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, जिस तरफ भी कंसंट्रेशन जिस चीज का ज्यादा होता है उधर से, मतलब जैसे वाटर का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है तो वाटर बाहर की तरफ मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, अगर बाहर वाटर कम है। तो एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन है, ये ब्लड को थोड़ा सा थिक बनाने का काम करता है। ठीक है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, इट थिकन्स द ब्लड। नेक्स्ट सेकेंड प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन हो गई, नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहाँ पे फॉर्म होती है, इट फॉर्म्स इन लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, लिम्फ, ये हम आगे ही देखेंगे लिम्फ वगैरह क्या है। अगर हम इसको अभी यहीं से डिटेल में करना शुरू करेंगे तो हम यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो अभी हम प्लाज्मा प्रोटीन्स को सिर्फ देख लेते हैं, लिम्फ और ये सारी चीजें जो हैं ये हम आगे भी देखेंगे। लिम्फॉइड ऑर्गन एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड मिनरल्स। ठीक है, हार्मोन एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रोटीन है तुम्हारी, थर्ड प्रोटीन फिब्रिनोजन, फोर्थ प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन दोनों ही प्रोटीन लीवर में फॉर्म होती हैं और हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग भी हम अलग से करेंगे।
ठीक है, कौन कौन सी प्रोटीन हमने कर ली? प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, ठीक है, और एंटीबॉडीज। ये कहाँ बनती हैं? लिम्फोसाइट्स में बनती हैं। ठीक है, ये कहाँ बन रही हैं? लिम्फोसाइट में। लिम्फोसाइट में क्या बन रहा है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। ठीक है, एंटीबॉडीज। ये पॉइंट एक्चुअली जनरल पॉइंट है, ये सारी प्रोटीन्स पे एप्लीकेबल है। ये जो प्रोटीन्स होती हैं, जितनी भी प्रोटीन्स हमने पीछे भी कर दी, प्रोटीन्स ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये सारी प्रोटीन जो हमने पीछे कर ली हैं, ये सभी वाटर के साथ कंबाइन होकर के कोलाइड के फॉर्म में प्लाज्मा में रहती हैं, इसलिए हम इन्हें कोलाइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स लिम्फोसाइट में बनती हैं और इनका फंक्शन क्या है? ये इन्फेक्शियस डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, पढ़ा भी हमने होगा एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज सुन रखा है ना? बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट क्या बन जाती हैं? एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट बनती है, यानी उस इन्फेक्शन को कहीं ना कहीं कम करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये इन्फेक्शियस डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और मिनरल सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक यानी कि जिसमें कार्बन नहीं है। ठीक है, NaCl, Na+ NCl- सॉल्ट के थ्रू लेते हैं, कॉमन सॉल्ट होता है तुम्हारा ये। Na+Cl- के फॉर्म में हमारी बॉडी में रहता है। NaHCO3 बाइल जूस में हमने पढ़ा था, बाइल जूस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था, जो स्टमक से आने वाले एसिडिक फूड को बेसिक में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था। इसके अलावा ये ब्लड में भी रहता है। Ca कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयोडीन, आयरन, ये बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ सॉल्ट्स हैं, एक्सेट्रा लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट हैं। ये तुम्हारे मेजर या इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स हैं जो ब्लड में होते हैं। NaCl, NaHCO3, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयोडीन एंड आयरन, और ये सभी आयनिक स्टेज में रहते हैं। ठीक है, ब्लड में ये ऐसे डायरेक्ट नहीं रहते। आयरन के फॉर्म में नहीं रहता। आयरन फेरस ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, या ये सभी अपने आयनिक स्टेज में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? आपको पता है सोडियम क्या है, मैग्नीशियम क्या है, कैल्शियम क्या है, ये सभी क्या है? मेटल्स हैं। और मेटल्स जब अपने आयनिक स्टेज में होती हैं तो ये किस नेचर की होती हैं? बेसिक नेचर की होती हैं। बेसिक नेचर की होती है ना, तो बेसिक नेचर की होने की वजह से हमारा जो ब्लड है वो भी स्लाइटली बेसिक है, क्योंकि उसमें क्या है? मेटल आयंस हैं। ठीक है, मैंने वहां पे बोला था, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि ये आयनिक क्यों है, हमारा ब्लड बेसिक क्यों है। इन आयंस की वजह से हमारा ब्लड बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट से विली के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में आ जाते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में आ जाते हैं? मोनोसैकेराइड्स, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन्स, स्पेशली जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, लाइक ADEK, ये सब इसमें आ जाते हैं। B and C जो हैं ये वाटर सोल्यूबल हैं, इनका डेली इनटेक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ब्लड में, तो ये भी आते हैं, बट इनका डेली इनटेक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्लश आउट भी हो जाते हैं बॉडी से डेली। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स हो गए। ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, अब इतना सारा हमने खाया, ब्लड में भी गया, बहुत कुछ हमारे काम का, उसमें कंटिन्यूसली कुछ प्रोसेस चल रही है, कुछ काम की चीज़ें बन रही हैं, तो उसके साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से अलग किए जाएंगे या बाहर निकाले जाएंगे। वेस्ट तो हमेशा घर में नहीं रखते हो,
किचन में भी मम्मी खाना बनाती हैं तो डेली वेस्ट निकलता है, उसे बाहर फेंक करके आती हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी क्या होता है, कंटिन्यूअसली प्रोसेस चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है। उस मेटाबॉलिज्म में कुछ हमारे काम के प्रोडक्ट बनते हैं जिन्हें बॉडी यूज कर लेती है, बट कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे बनते हैं जिन्हें बॉडी को यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्हें वो यूज ही नहीं कर सकती है बॉडी हमारी, ठीक है, क्योंकि वो वेस्ट हैं और कहीं ना कहीं वो हार्म करेंगे। अगर बॉडी के अंदर वो कंटिन्यूसली मेंटेन रहे तो हार्म करेंगे। वो कौन कौन से ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, यूरिया, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड। कभी कभी लोगों की जो पैरों की एड़ी होती है उसमें पेन होने लगता है, लोग बोलते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया होगा इस वजह से पेन हो रहा है। तो यूरिक एसिड एक ऐसा वेस्ट सब्सटेंस है, अगर बॉडी में कहीं पर भी एक्यूमुलेट हो रहा है तो वहां पे बॉडी पेन करेगी, ठीक है। क्रिएटिनिन एंड क्रिएटिनिन, ठीक है, ये दोनों ही वेस्ट हैं। किडनी इन सभी को ब्लड से फिल्टर आउट करती है, देन यूरिन के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम करेंगे तब हम देखेंगे, साइकिल भी पढ़ेंगे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड किस तरह फॉर्म होते हैं हमारी बॉडी में। और ये सब अभी कहाँ है, प्लाज्मा में है। और ये प्लाज्मा, ये ब्लड किडनी के थ्रू होते हुए भी जाएगा, किडनी में इन सभी को फिल्टर आउट कर लिया जाता है। तो हमारे प्लाज्मा में और कौन से सब्सटेंसेस हैं, कुछ रेगुलेटरी सब्सटेंसेस भी रहते हैं, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। हार्मोन्स को हम स्पेशली रेगुलेटरी सब्सटेंसेस बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी के रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और ये किसके थ्रू सर्कुलेट होते हैं, अभी तक तो हमने जब एंडोक्राइन सिस्टम किया था तब हमने क्या किया था, सिर्फ हमने ये देखा था कि हाँ हार्मोन्स को कौन कैरी कर रहा है, हार्मोन्स को कैरी कर रहा है ब्लड। लेकिन ब्लड का कौन सा पार्ट कैरी कर रहा है हार्मोन्स को, प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड का कौन सा पार्ट कैरी करता है हार्मोन्स को, प्लाज्मा, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा किसको कैरी करता है, एंजाइम्स को कैरी करता है, सम गैसेस को भी कैरी करता है, CO2, O2 एंड N2। अभी आप बोलोगे कि ये O2 गैस तो कैरी होती है हीमोग्लोबिन के साथ में, हाँ हीमोग्लोबिन के साथ ये कैरी होती है, बट O2 का कुछ पार्ट प्लाज्मा में भी कैरी होता है, ठीक है। तो CO2, O2 एंड N2 गैसेस कैरी होती हैं हमारे प्लाज्मा में। कुछ डिफेंसिव कंपोनेंट भी हैं, लाइसोजाइम, एंजाइम एंड प्रोपर्डिन, ठीक है। लाइसोजाइम, प्रोपर्डिन आपने देख लिया है पिछले लेक्चर्स में, एक बार जाकर वापस देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको डाउट हो रहा है ये लाइसोजाइम क्या है, ये सोचने की जरूरत नहीं है, पुराने लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनको जाके देखिए। नेक्स्ट है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट, एंटी मीन्स होता है अपोजिट, ठीक है, अपोजिट जो किसी के अगेंस्ट काम करे। कोगुलेशन के अगेंस्ट, कोगुलेशन किसका, ब्लड का, यानी कि ब्लड का जो थक्का जमता है उसके अगेंस्ट काम करने के लिए, यानी कि थक्का ना जमने पाए उसके लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट है हमारी बॉडी में, हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है जो बॉडी में ब्लड का थक्का जमने से रोकता है, ठीक है, ब्लड के कोगुलेशन को रोकता है हिपेरिन। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस हमने ब्लड प्लाज्मा में देख लिए, एक बार एक नजर में हम देख लेते हैं। प्लाज्मा में हमने प्रोटीन्स देखी, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स और एंटीबॉडीज। उसके अलावा हमने क्या देखे प्लाज्मा में, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या मिनरल सॉल्ट्स, ये तुम्हारे बहुत सारी मेटल्स के सॉल्ट भी थे इसमें, प्लस न्यूट्रिएंट्स जो खाना एब्जॉर्ब किया गया था स्मॉल इंटेस्टाइन से, ऑर्गेनिक वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू बाई प्रोडक्ट्स बने जो हमारी बॉडी के यूज के नहीं हैं, ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स भी होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। नेक्स्ट रेगुलेटरी सब्सटेंसेस भी होते हैं
गैसेस हैं, डिफेंसिव एंड एंटी कोगुलेंट कंपोनेंट, डिफेंसिव कंपोनेंट्स एंड एंटी कोगुलेंट कंपोनेंट्स भी हैं इसमें, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा तक हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब अगर हम हीमोक्रेट या सॉलिड पार्ट स्टार्ट करेंगे तो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसको हम यहीं फिनिश करेंगे आज, और आज या कल में ही आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स का पार्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूं और आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मैं कंटिन्यूसली एनर्जेटिक रहूं, ठीक है। एनर्जी आपसे ही मुझे मिलती है। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।